माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए आज आप लोग के लिए एक सफर बहुत तगड़ा आया है। मैंने इसका बैनर ही तैयार करवाया है। एक सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में जरूर होगा। अब जब हम बोल रहे हैं तो इसको तो समझना ही पड़ेगा। सवाल तो पूछा ही जाता है, और खासकर एक सवाल हमेशा कभी इकोनॉमिकल सिस्टम से, कभी नेशनल लेवल से, कभी इंटरनेशनल लेवल से अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। एक सवाल, जिस सवाल पर हम फोकस कर रहे हैं ना बाबू, उसको दिमाग में एकदम फिट कर लो, और अगर दिमाग में फिट कर लिया ना तो तुम्हारा काम एकदम हो जाएगा पक्का। तो चलते हैं। इस बैनर के साथ ही आप अपने दिमाग में ये बात जरूर रखिएगा। सबसे पहले जो एनएस गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो वो अपने साथ पीडीएफ फाइल सामने रखना, पीडीएफ फाइल डाल देते हैं उस पे, और दूसरा मेरा वीडियो सामने रखना, दोनों मिला के पढ़ना। क्लासरूम वाला फीलिंग एकदम आने जा रहा है। मुंह घुमचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा बच्चा के सर पीडीएफ फाइल नहीं मिल रहा है, बार बार उसका मुंह घुमच रहा है, तो हम एकदम देखना चाहते हैं मुंह खिलखिलाता हुआ। ये नहीं देखते ना, बाय डिफॉल्ट ही होता है। देखोगे उसको तो एकदम कहीं कोना में बैठ करके पिछला कहानी को याद करके क्लासे में पहुंच जाता है। एकदम नहीं पहुंचना है, घर पर भी पूरा एनर्जेटिक रहना है। जितना ऊर्जा के रूप में रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम लोग के पास है, देखना बाबू, सबसे पहले हम लोग के पास है CII। एकदम आराम से समझना, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इससे संबंधित बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना है उदय कोटक। उदय कोटक इसके अध्यक्ष बने हैं, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उदय कोटक। और दूसरा है फिक्की, दोनों का नाम सेम लग रहा है ना, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें है अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर, जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी से संबंधित है। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना है, दो सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। पहले तो फुल फॉर्म ऑफ CII, जिसको हम लोग भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं, और दूसरा फिक्की है, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोनों में एक कॉमन बात इंडस्ट्री, यानी दोनों इंडस्ट्री से संबंधित है, और दोनों में इंडस्ट्री कॉमन है, और दोनों में उदय है। तो याद रखिएगा कि उद्योग का उदय हो चुका है। उद्योग ऊ से होता है, उदय भी ऊ से होता है। उद्योग का उदय हो चुका है। जहां इंडस्ट्री वाला बात होगा, जहां उद्योग वाला बात होगा, वहां उदय जी आ जाएंगे। और जहां CII होगा, छोटका है CII और बड़ा कौन है, फिक्की। तो CII छोटा, तो CII में उदय कोटक, और बड़ा जहां पे वहां तो महादेव की एंट्री होगी, शंकर की एंट्री होगी, रुद्र की एंट्री होगी। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। ये दोनों क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। देखिएगा बदमाशी क्या करेगा कि पूछेगा फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और ऑप्शन में उदय कोटक भी रहेगा, उदय शंकर भी रहेगा। लोग फंसेगा, अरे भाई तो गड़बड़ा गया मामला। तो इन दोनों क्वेश्चन पर जरा ध्यान लगाइएगा। जो छोटा है उसमें कोटक है, जो छोटा है कोटक, छोटक कोटक, छोटक कोटक याद रखिएगा, उदय कोटक। आप कोटक महिंद्रा का नाम सुने, उससे संबंधित है। और फिक्की है बड़ा, दोनों इंडस्ट्री का कॉमन है, दोनों उद्योग से संबंधित कॉमन है, दोनों में ऊ है, ऊ से उदय होता है। एक है उदय कोटक और एक है उदय शंकर। तो पूछेगा उदय शंकर कैसे हो गया, तो फिक्की है लंबा, फिक्की का जो एब्रिविएशन है वो क्या है, लंबा। तो शंकर जो है हमेशा महान है, बड़े हैं, बृहद हैं, तो यहां पर हो जाएगा उदय शंकर। तो दो क्लियर हो गया। पहला हो गया CII के अध्यक्ष और दूसरा हो गया फिक्की के अध्यक्ष। याद रखना है उदय शंकर वॉल्ट डिज्नी कंपनी से संबंधित है। कौन सी कंपनी, वॉल्ट डिज्नी। तो मेरे ख्याल से दो चीज क्लियर हो गया ना, CII और कौन सा, फिक्की। दोनों इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री उद्योग, उद्योग से ऊ, दोनों में उदय। और एक है कोटक, एक है शंकर, जो बड़ा एब्रिविएशन होगा उसके साथ चले जाएंगे उदय शंकर। एक उदय कोटक और एक उदय शंकर। दो अपॉइंटमेंट क्लियर। इन दोनों में से कोनो क्वेश्चन पूछेगा। देख एक बात कर रहे हैं एसोचैम का। एसोचैम में ASSOCHAM, एसोचैम इंडिया के बारे में बात करें कि सबसे पहले एसोचैम का फुल फॉर्म पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोलता है द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें भी इंडस्ट्री बात आ गया, लेकिन एसोचैम बड़ा है। याद रखना है एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा कि द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी ये तीनों जो बात है ना बाबू, ये तीनों बात कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये तीनों में से कोई क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या तो फिक्की पूछेगा या CII पूछे। जैसे पिछले बार संगीता रेड्डी का क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, उसी तरह आपको CII का सवाल पूछ सकता है, फिक्की का सवाल पूछ सकता है, या एसोचैम से सवाल पूछ सकता है। तो तीनों क्लियर हो गया। पहला में उदय कोटक
दूसरा में उदय शंकर और तीसरा में विनीत अग्रवाल। याद रखिएगा कौन, एसोचैम। पूछेगा कि उदय कोटक उदय शंकर में कैसे अंतर करेंगे, सीआईआई छोटा और दोनों है इंडस्ट्री वाला, तो जहां इंडस्ट्री वाला बात आएगा उदय उद्योग से ऊ से होता है, उदय भी याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म याद रखना है, फिर भूल जाइएगा क्योंकि इस हमेशा बदलते रहता है, एक अपने दिमाग में फिक्स नहीं करना है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट करके रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में काम होगा। हो सकता है कि आपको दो अध्यक्ष में आपको फंसा सकता है, एक शंकर और कोटक, तो याद रखना है जो छोटा है सीआईआई, छोटा वाला में कोटक, छोटा में कोटक, और जो बड़ा है, जो बड़ा सेक्शन है दैट इज द, जिसको हम लोग फिक्की बोलते हैं, तो बड़ा हमेशा महादेव, शिव, रुद्र होते हैं, तो यहां पर उदय शंकर होगा। और जहां उदय शंकर हैं उनसे संबंधित याद रखिएगा कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी से ये संबंधित है। अब एसोचैम की हम लोग बात करें तो एसोचैम का सवाल आपसे इसलिए पूछा जा सकता है कि अभी ये 100 वर्ष अपना पूरा किया, क्योंकि एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, तो इसने अपना शताब्दी मनाया है, सेंचुरी बनाया है, तो एसोचैम से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। या यह सवाल पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री से संबंधित ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने 100 साल को पूरे किए, दैट इज द एसोचैम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एकदम ध्यान से लगा के देखना है। अब आता है नेस्कॉम, ध्यान देना है, वो था एसोचैम, तीनों इंडस्ट्री से बात हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है नेस्कॉम, तो नेस्कॉम का सबसे पहले फुल फॉर्म या द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। अब देख, जहां नेस्कॉम आ जाए ना, समझ जाना कंप्यूटर से संबंधित बात है। नेस्कॉम नेस्कॉम किसमें चलता है, कंप्यूटर से, तो जहां कॉम वाला बात है समझना सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर जो है उससे रिलेटेड कंपनी है, तो ये आईटी और बीपीओ जैसी चीजों को देखता है, यानी आईटी सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो बीपीओ है उससे संबंधित देखा जाता है, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, बिजनेस जो प्रोसेसिंग होता है उसके आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है, तो बीपीओ इंडस्ट्री से संबंधित बात को कर रहा है। इस पर बात कीजिएगा तो देखो, जब ये बीपीओ वगैरह देखेगा, सॉफ्टवेयर देखेगा, कंप्यूटर देखेगा, कॉम देखेगा, तो याद रखना है यूबी परवीन राव। और सबसे बड़ी बात है इन्फोसिस के सीओओ, देख कुछ बच्चा को लगेगा सर गलती हो गया, लगता है सीओओ नहीं, यहां सीईओ होना चाहिए, नहीं, सीईओ नहीं होगा, उसका होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यहां पे सीओओ का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ है, सीईओ याद मत कीजिएगा। तो नेस्कॉम के चेयरमैन है यूबी परवीन राव, कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और यहां पर ध्यान देना है ये नेशनल एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर, और ये जो कंप्यूटर से संबंधित बात जो हम लोग बोलते हैं आईटी सेक्टर और बीपीओ की बात जो करते हैं, उससे संबंधित हम लोग बातों को रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, हम लोग फिर से बात कर लेते हैं एक बार बेहतर तरीके से। तो नेस्कॉम क्लियर हो गया, कितना क्लियर हुआ, 4, पहला कौन, सीआईआई, दूसरा कौन, फिक्की, तीसरा कौन, एसोचैम, चौथा कौन, नेस्कॉम, क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया। अब तीनों के अध्यक्ष, चारों के अध्यक्ष में आपको घबराना नहीं है। पहला सीआईआई छोटा है, इंडस्ट्री से, उद्योग होता है, ऊ से होता है। इसके बाद है कौन सा, फिक्की भी उद्योग से, ये भी उदय, दोनों में उदय कॉमन है, एक है कोटक और एक है उदय शंकर। जो फिक्की बड़ा है उसके साथ शंकर लगेंगे, हमने कहा था बृहद के साथ शंकर लगेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इससे नेस्कॉम से पहले हम लोग एसोचैम पे बात किए, उसमें थे विनीत अग्रवाल। तो विनीत अग्रवाल से संबंधित इसलिए याद आपको करना है कि हाल ही में उसने 100 साल पूरा किया है, तो उससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। वो तीनों था इंडस्ट्री से, उद्योग से, लेकिन ई है कंप्यूटर से, कहा कि इसके बाद में है .com, जहां .com आएगा कंप्यूटर समझ लीजिएगा, और ये काम देखता आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री के रूप में, और इसके अध्यक्ष के तौर पर यूबी परवीन राव। इन्फोसिस का नाम सुना ही होगा, आपने यह भी सुना होगा कि पहली बार कोई भारत की कंपनी जो नेस्डेक जो कहां की, न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट एजेंसी है, उसमें शामिल हुई थी इन्फोसिस। और आप नंदन नीलकानी का नाम जरूर सुने होंगे, और जो कृष्णमूर्ति का नाम तो आपने सुना होगा। तो इससे संबंधित जो है ये सारे जो सिस्टम है वो आप लोगों ने इसका अप्रोच किया होगा। तो इन्फोसिस की जब बात होगी तो इन्फोसिस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्फोसिस के ही ये सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसको नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है, और नाम है यूबी परवीन राव। अब आते हैं हम लोग सबसे बेहतर पॉइंट पर, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पर थोड़ा रुक के बात करेंगे, ये सब याद करने वाला था और ये थोड़ा समझने वाला बात है, इस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। देख क्या है ना कि एक चीज आपको दिमाग में रखना है, पहले तो हम इस दोनों में एक
एक कंडीशन कर देते हैं। ये जो सेबी देख रहे हो ना, ये है 12 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा। सेबी जो है वो है कब, 12 अप्रैल 1992, और नाबार्ड जो है ये है 12 जुलाई 1982, ध्यान दीजिएगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 82 में। तो एक है 12 जुलाई और एक है 12 अप्रैल, तो दोनों में कॉमन रखना, ये 92 और ये कब, 82, 82 में। अब देखना है हम लोग, थोड़ा इस पर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बेहतर बात हो जाएगा। चलिए एकदम सबसे पहले किस पे बात करेंगे, दैट इज द सेबी। फुल फॉर्म तो पता ही होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है शेयर मार्केट को। किसको करेगा बाबू, शेयर मार्केट को। और हाल ही में आप सुने होंगे कि जो कल तक, ध्यान देना, एक क्वेश्चन नया है, पूछा जा सकता है, रंग बदल देते हैं तो समझ में आ जाएगा, आएगी। देखिएगा, शेयर मार्केट और एक हम लोग के यहां जो कमोडिटी मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट तो समझते हो, जिसको हम लोग जिंस मार्केट भी बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग के यहां क्या है ना, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का कोई ना कोई बॉडी करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट पर कौन करेगा, सेबी। कौन करेगा, सेबी। उसी तरह जैसे हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस पर कौन करता है, इरडा। जैसे पेंशन फंड पर कौन करता है, पीएफआरडीए, करता है कि नहीं। तो उसी तरह हमारे यहां सभी एक कमोडिटी मार्केट, तो सभी कमोडिटी मार्केट के लिए कुछ ना कुछ एक अथॉरिटी बॉडी है। तो कल तक जो कमोडिटी मार्केट किसी अन्य चीजों का कोऑर्डिनेशन कर रहा था, अन्य चीजों का कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि नहीं। जैसे अभी तुरंत बताए थे, शेयर मार्केट का कौन करेगा, सेबी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक का कौन कर रहा है, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी। अभी आरबीआई से संबंधित एक बात भी हुआ है, अभी आपको बताएंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में, और साथ ही साथ आप लोग को एक बात बताएंगे नाबार्ड के बारे में, कि अभी जो उसका पार्टिसिपेशन था, आरबीआई का जो पार्टिसिपेशन था, उसको हटा के सरकार की हिस्सेदारी 100% कर दी गई है। कहा गया था, नया अभी पॉलिसी हम लोग के आया है, बोला था कि आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी बॉडी भी होगा और उसमें ऑनरशिप भी होगा। तो पॉसिबल नहीं है, जो मालिक होंगे वही नियम बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो मालिक को नियम बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों का सिचुएशन अलग होना चाहिए थे। मालिकाना हक किसी और को दीजिए और गवर्निंग अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी बॉडी के रूप में किसी और को दीजिए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज करने से क्या होगा, ये फायदा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज के लिए एक हम लोग के पास, इसको लिख सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी होना चाहिए, ये चीज हम लोग के पास होना चाहिए। यानी उसको कंट्रोल करे और कोऑर्डिनेट करे, और इसका एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी के लिए हम लोग के पास ध्यान देना है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। उसी तरह हमारे यहाँ शेयर मार्केट जो कंट्रोल कर रही थी सेबी, उसी तरह हमारे एक गवर्निंग बॉडी है जो किसको कर रही थी, कमोडिटी मार्केट, और उसका नाम है एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब देखिए यहां पर क्या है कि शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा था, सेबी। कमोडिटी मार्केट को कौन कर रहा था, एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन हाल ही में एफएमसी का विलय किसमें हो गया है, सेबी में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी स्थापना तो हुई 88 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, लेकिन ये इसका जो वैधानिक रूप से इसको मान्यता जब कब मिला, वो मिला है 1992 में, और इसके लिए हमने डेट भी लिखा है 12 अप्रैल 1992। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है नाबार्ड और सेबी से संबंधित। तो सेबी से संबंधित ये बात याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में हम लोग के पास चल रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेबी में, तो हमने लिख दिया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992, और चेयरमैन है अजय त्यागी। अजय त्यागी का क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो ऐसा सवाल आपसे पूछा सकता है। अब हम लोग के पास जो मेन थीम आ रहा है, दैट इज द नाबार्ड का। सबसे पहले फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के बारे में सबसे पहले जानिए कि एक कमेटी आई थी, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम नाबार्ड पर डिटेल भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके चेयरमैन पर देखिएगा,
इस बार किसी एग्जामिनेशन में पूछा था GR चिंटाला, शायद वो रेंज ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा था कि नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, GR चिंटाला, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो नाबार्ड की बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो चिंटाला साहब हैं वो नाबार्ड की अनुषंगी संस्था, जो उसके एसोसिएट एक ऑर्गेनाइजेशन था नैबफिनी, याद रखिएगा नैबफिनी, जो उसमें वो प्रबंध निदेशक के रूप में काम किए थे, डायरेक्टर के रूप में काम किए थे। तो नाबार्ड से संबंधित सबसे बात याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चेयरमैन GR चिंटाला, और ये पूर्व में नाबार्ड के अनुषंगी संस्थान नैबफिनी के प्रबंध निदेशक के पद पर रहे थे। और इससे सवाल पूछेगा तो 12 जुलाई 1982, वो था 12 अप्रैल, और यह है 12 जुलाई का मामला। थोड़ा आगे की ओर हम लोग अप्रोच कर लें तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह एक संस्था है CBDT, नाम सुना होगा, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एस्टेब्लिशमेंट, इसका रेवेन्यू एक्ट के थ्रू हुआ 1963 में, याद रखिएगा। और प्रमोद चंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। CBDT, देखो जहां टैक्स उसका बात है ना, वहां मोदी जी का काम याद रखना है। मोदी जी आए तो टैक्स में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे नए नए टैक्स को हम लोगों ने देखा है। तो आप अगर आपके दिमाग में कहीं मोदी जी चल रहे होंगे और कहीं टैक्स चल रहा होगा तो मोदी जी याद रहेंगे। याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, प्रमोद चंद्र मोदी, ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं ADB के उपाध्यक्ष, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है, अशोक लवासा, ये जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में चुनाव आयुक्त के बारे में वर्णन किया गया और भाग 15 में वर्णन किया गया चुनाव से, इलेक्शन से रिलेटेड बातों का। तो उसमें पहले अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे और अभी ये ADB के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को ये देखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ADB में किस सेक्शन को देखेंगे, तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें ये इनका पार्टिसिपेशन होगा और ADB के उपाध्यक्ष होंगे अशोक लवासा। ट्राई, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, जिसके हैं PD वाघेला। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि PD वाघेला किसके हैं, तो ट्राई के अध्यक्ष याद रखिएगा PD वाघेला, ADB के हैं अशोक लवासा जो उपाध्यक्ष के तौर पर हैं और ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे। और CBDT की बात करें, जहां टैक्स की बात होगी वहां मोदी जी का एंट्री होगा, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। और SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, बहुत दिन से चल रहा है ये बात। और RBI के गवर्नर तो आप लोगों को पता हो, शक्तिकांत दास। और इसमें से कभी कभी अब डिप्टी गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है माइकल देव पात्रा, M राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन। इन तीनों का बात आप याद रखिएगा। एक की एंट्री होनी है, वो एंट्री होने के बाद इसके सदस्य की संख्या 4 है, यानी कि इसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित बात करते हैं। थोड़े इसके एनालिसिस पर बात करते हैं तो काम हम लोग का अच्छा हो जाएगा। एनालिसिस पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग को कोशिश करना है नाबार्ड पर बात करने का। एस्टेब्लिशमेंट है 12 जुलाई 1982। अब 82 का मामला देखेंगे तो निश्चित रूप से ये 6th फिफ्थ ईयर प्लान का रूप लेगा, छठी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला था, 80 से 85। तो 80 से 85 में अब नाबार्ड के सेक्शन को देखते हैं। वैसे इस पंचवर्षीय योजना में एक्जिम बैंक को भी देखा जा सकता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो एक्जिम बैंक का भी कंसेप्ट आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। और अगर छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसके अलावे हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बात पहले हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि ये भी, इसका भी जो काल है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। तो इस सिचुएशन को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब सबसे बात है पंचवर्षीय योजना का हमारे पास कंसेप्ट आया, तो आप लोगों को पता ही है कि पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट हम लोगों ने USSR से सीखा। साथ ही साथ भारत में पंचवर्षीय योजना को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय PC महालनोबिस को जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिनके जन्म दिवस पर हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, वो तारीख है 29 जून। साथ ही साथ अगर सवाल पूछा जाए कि पहले पंचवर्षीय योजना में का मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था हेराल्ड डोमर ने, दूसरा का दिया था PC महालनोबिस ने, और हमेशा एक चौथा पूछता है जो गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी उसका फाइनली रिकमेंडेशन कौन किया था, तो याद रखना है उसका रिकमेंडेशन किया था राष्ट्रीय विकास परिषद। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। फाइनली 52 में फर्स्ट फिफ्थ ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसी क्रम में हम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि DVC की स्थापना 1948 में हुई थी। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था
और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है 1948 में। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, जिसमें इस्पात संयंत्र पर ज्यादा फोकस किया गया था, और उस क्रम में कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जिसका हमने ट्रिक बताया है कि बीरू भीरू और दुबरी, राज बीरू भीरू और दुबरी। तो रा से राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, जबकि बोकारो भी रूस की सहायता से, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा ग्लिम्स था, उस पर हम लोग बात कर लिए। तो याद रखना, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण संबंधी बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी क्रम में IRDP, डवाकरा और ट्राइसेम जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई थी। ट्राइसेम आप लोग को बताया भी है कि ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर द रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट की बात है, जो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहने का मतलब है कि बाद में छठी पंचवर्षीय योजना में एक बृहद पैमाने के तौर पर एक बृहद प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। उसी तरह हमारे IRDP की बात करें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफी बेहतर अप्रोच करके काम किया था। हम लोग कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर आप लोग देखिएगा, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा नरीमन कमेटी। नरीमन कमेटी और शिवरामन कमेटी में अंतर है बाबू। अगर सवाल पूछे कि शिवरामन कमेटी अलग है और नरीमन कमेटी अलग है, तो नरीमन कमेटी लीड बैंकिंग व्यवस्था को हमारे इंट्रोड्यूस किया था। वही 1969 जिस वक्त पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसी 1969 में हमारे यहां दिया गया था कि एक लीड बैंक होगा जो हर जिले में क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण के काम को देखेगा, उसको समन्वित भी करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी सभी साख व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करने के लिए हर जिले में एक लीड बैंक की स्थापना की जाए। तो कहने का मतलब है कि लीड बैंक का एक अप्रोच रखा गया 1969 में, वो नारीमन कमेटी की सिफारिश थी। लेकिन नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो वो शिवरामन कमेटी से संबंधित सिफारिश थी। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, हम जितना डेटा दे रहे हैं बस इसी को कंट्रोल कर लेना। वैसे देखो पेंडेमिक काल है, हर लोग नकारात्मक सोच के साथ सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, यहां मर गया है, लाश जलाने की जगह नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तुमको नकारात्मक नहीं होना है, तुम्हारा मुंह एकदम खिलखिलाता होना चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त तुम्हारे अंदर हम संभावना को ढूंढते हैं। और तुम यूथ हो, तुम में पॉसिबिलिटी है, तुम में संभावना है, तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए और हमेशा एकदम हैप्पी अंदाज में रहो। ये सब चिंता मत करो कि आगे क्या होगा। मरने से पहले भूत नहीं बनना है कि कल क्या हो जाएगा, इसके बारे में क्या करना है, क्या पढ़ाई होगा सर, अब तो ये दुविधा हो गया, वो दुविधा हो गया। कुछ नहीं होता है, पटरी पे सब कुछ आता है। पिछले साल जिसने सोचा होगा कि आप पढ़ने से क्या फायदा, सब कुछ खत्म हो गया, वो इस साल दरोगा का फाइनल रिजल्ट देखेगा कि नहीं? मेरिट बनेगा तो वो देखेगा ना। तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अपनी ऊर्जा लगाइए, वो पूरी तरह से ऊर्जा लगाकर उन चीजों में बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। हर वक्त, हर दिन, हर एक बेहतर पहलू के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं और आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आप हमें नहीं लगेगा कि हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। और आने वाले वक्त में चूंकि हम अपने NS गुरुकुल एप्लीकेशन पर पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर दिए हैं, अब उसमें जो नए बच्चे हैं जो एकदम नया है, जिनको GS शुरू करना है, वो हम मेरे से आके जुड़ेंगे और आराम से चीजों को पढ़ाएंगे। क्योंकि उसमें टारगेट हम किए उस वीडियो में संविधान को पढ़ाएंगे 67वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए, सचिवालय सहायक को ध्यान में रखते हुए, बिहार दरोगा के PT को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर को ध्यान में रखते हुए। यानी ये 4 सेक्शन है और CDPO भी शामिल हो जाएगा। क्योंकि CDPO का भी PT होगा तो संविधान से क्वेश्चन पूछेगा। उसको मान लो फाउंडेशन बैच, और ये फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जो कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट किया हो, चाहे SSC करो, किसी भी एग्जाम को, अगर GS पूछता है तो फाउंडेशन में आपका इंडियन पॉलिटी अच्छा होना चाहिए और इसकी शुरुआत हम कर दिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसी तरह बने रहिए और हम आपके साथ बने रहिए। अब 2001 की रिपोर्ट में कहा गया था कि RBI का रेगुलेटरी बॉडी था ऑनर, दोनों तरह की भूमिका उसके पास नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक ही संस्था को रेगुलेटरी बॉडी भी बना दो, ऑनर भी बना दो, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। जिस कारण से ये क्या समस्त पूंजी जो है वो भारत सरकार के पास चला गया। RBI ने इस पूंजियों को खत्म कर दिया है। तो करंट न्यूज में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में RBI ने नाबार्ड तथा NHB के साथ, यानी किस 2 संस्थाओं के साथ अपनी जो है ना इक्विटी में अपनी समस्त, यानी समस्त मतलब ये कंप्लीटली, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली का मतलब है कि अपनी समस्त इक्विटी जो पार्टिसिपेशन था वो ट्रांसफर कर दिया है। तो इक्विटी मतलब समझ रहे ना, उसका मालिकाना। जैसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग कॉमर्स पढ़े हुए तो कॉमर्स में आप लोगों को पता चला होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसका उस कंपनी पर मालिकाना हक हो। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब है
कि हम लोग के पास जो है ना शेयर मार्केट में बहुत सारे जो होते हैं, जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके अंदर अपना कैपिटल लगाते हैं, और जो बाहर से होते हैं, जो बाहर से उसमें जिसको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो अलग अलग चीज है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस दो संस्थाओं, तो नाबार्ड और एनएचबी हो जाएगा, और किसके सिफारिश पर, तो नरसिम्हन समिति 2, यानी दो ऐसे नरसिम्हन समिति आएगा तो बैंक के सुधार से संबंधित तो है, लेकिन नरसिम्हन समिति 2 याद रखिएगा, इसके आधार पर ये अपने समस्त पूंजी को अब गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट कर देगी। बस यही काम को आपको करना है, बेस को तैयार रखना है, करंट का उस पर लेयर चढ़ाना, और आपका काम कंप्लीट।